तो आइए आज पुनः फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सभी प्रश्न पिछले कई सालों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आइए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यहाँ अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करने बोल रहा है। लेंस की क्षमता बराबर आपको बता दूं P1/F होता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/F। ये सूत्र होता है। कैसे आया सूत्र? इसके डिफिनेशन से सूत्र आया। लेंस की क्षमता कहते किसे हैं? लेंस की फोकस के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। जैसे कि P बराबर क्या है? 1/F। यहाँ देखिए F का व्युत्क्रम उल्टा है ना, ये लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को F से। आइए यहाँ पे 2 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो ध्यान देना है कि यदि अवतल लेंस रहे तो फोकस दूरी माइनस में लिखाती है, -2 मीटर हो जाएगा। कब? अवतल लेंस रहेगा। अगर उत्तल रहेगा तो यहाँ क्या देंगे? +2 मीटर। यानी कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए F बराबर क्या हो गया? -2 मीटर। आइए अगर हम P बराबर यहाँ निकालना चाहें तो 1/F। F क्या है? -2। तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर ये हो गया आपका लेंस की क्षमता। एक बात आपको ध्यान देनी है, जब मीटर में फोकस दूरी रहे, जब ये मीटर में फोकस दूरी रहे तब सूत्र बैठाना है 1/F। जब सेंटीमीटर में रहे तब 100/F करना है। इस बात का भी ध्यान देना है। पहली बात ध्यान क्या देना है? देखना है कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। अगर अवतल लेंस है तो फोकस को माइनस में लिखना है, क्लियर ना। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी प्लस में लिखाएगी। और अगर मीटर में दिया रहे फोकस दूरी तो 1/F सूत्र लगाएंगे। और अगर सेंटीमीटर में दिया रहे फोकस दूरी तो P बराबर 100/F निकालेंगे, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखें। बहुत सारे उपयोग है, आप 2-3 याद रखिए। 2 ही लिखने बोल रहा है। पहला आप लिखिए कि हजामती दर्पण के रूप में, या तो बोलिए दाढ़ी बनाने में, ठीक है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या? हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि दाढ़ी बनाने में क्या आता है। दूसरा सौर भट्टी बोल सकते हैं, सौर भट्टी में भी, सौर भट्टी में। और एक और याद रख लीजिए, गाड़ी के हेडलाइट में एक होता है साइड मिरर में, जो कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक आदि को क्या करने में, जांच करने में, चेक करने में, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली 3 याद रखना है, हजामती दर्पण के रूप में, सौर भट्टी में और हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर, यानी कि AC और DC में अंतर। आइए प्रत्यावर्ती धारा AC और दिष्ट धारा क्या हो गया? DC। इन दोनों में अंतर, कई सारे अंतर हैं, लेकिन 10th तक 2-3 याद रखिए काफ़ी रहेगा। AC सबसे मेन अंतर ये रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो है ना बदलते रहती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट की दिशा वो बदलते रहती है समय के साथ, लेकिन DC यानी कि दिष्ट धारा की दिशा बदलती नहीं है। पहला अंतर हो गया। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट की दिशा समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है, जबकि दिष्ट धारा की दिशा बदलती नहीं है, इसकी दिशा समान रहती है, एक समान रहती है। आइए दूसरा अंतर हम बोल सकते हैं कि AC जो है ना ये ज़्यादा खतरनाक होता है AC जो है ना ज़्यादा खतरनाक होते हैं DC से। मतलब प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा खतरनाक होता है किससे? DC यानी कि दिष्ट धारा की अपेक्षा। अगर समान वोल्टेज की AC करंट और समान वोल्टेज की DC करंट को देखा जाए तो AC करंट ज़्यादा खतरनाक होगी। चलिए 2 अंतर हो गया। तीसरा
AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जबकि DC करंट के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर का यूज जो करते हैं वो AC के लिए, न कि DC के लिए। और अगर अंतर देखने का प्रयास करें तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, एक और बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है ये प्रदर्शित करता है सिर्फ और सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन दिष्ट धारा क्या करता है, ये चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, ये सभी को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से, ये सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जबकि दिष्ट धारा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, इन सभी को प्रदर्शित करता है। क्लियर ना? फिर से बोल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलते रहती है समय के साथ, लेकिन दिष्ट धारा की दिशा एक समान रहती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जबकि दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा खतरनाक होती है, जबकि दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जबकि दिष्ट धारा ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन समझिए, कई बार पूछा ये प्रश्न। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या क्या घटने बढ़ने से इनका प्रतिरोध भी घटता बढ़ता है। आपको बता दूं कि 2-3 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हो गया चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई। अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी कि रिलेशन क्या हो जाएगा, R समानुपाती L। पहला क्या बोलना है, एक चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक की मोटाई पर। मोटाई या तो फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, चालक की मोटाई। चालक की मोटाई को हम A बोलते हैं। और A के साथ R का रिलेशन कैसा है, प्रतिरोध का रिलेशन कैसा है, तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A ये होता है। क्लियर ना? तीसरा बोल सकते हैं ताप पर। ये 3 आप याद रखिए, काफी है। ताप पर, ताप बढ़ने पर भी जो है ना चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो बढ़ने लगता है, और जब ताप घटता है तो प्रतिरोध भी घटता है। तो यही तो पूछ रहा था कि क्या क्या घटने बढ़ने पर जो है ना प्रतिरोध भी घटे बढ़ेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो एक चालक की लंबाई अगर घटे बढ़ेगा तो प्रतिरोध में भी वेरिएशन होगा, घटे बढ़ेगा। अगर चालक की मोटाई में चालक की मोटाई अगर घटे बढ़े तो फिर प्रतिरोध भी घटे बढ़ेगा। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी मोटाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहाँ रिलेशन बता दिए। ताप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर एक और याद रखना है तो लिखिए चालक पदार्थ के प्रकृति पर, चालक पदार्थ के प्रकृति पर। अब ये भी डिपेंड करेगा ना कि चालक पदार्थ है किस चीज़ का, तांबा का है कि चांदी का है कि लोहा का है। अगर जैसा क्वालिटी का हम चालक पदार्थ लगाएंगे उसके अनुसार प्रतिरोध कम या ज़्यादा होगा। तो ये भी बोल सकते हैं। क्लियर ना? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, ताप पर और चालक पदार्थ की प्रकृति पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आखिरी प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? कई बार प्रश्न पूछा है। यहाँ हीरे की जगह कहीं कहीं पानी पूछ दिया है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। या कई बार देखा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो सेम चीज़ है ना, थोड़ा सा पानी की जगह हीरा, हीरा की जगह पानी, आपको ही बदल देना है। आइए, अपवर्तनांक का डिफिनेशन होता है, अपवर्तनांक का परिभाषा होता है कि किस निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। किस माध्यम में, जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है। जैसे आपको हीरा का अपवर्तनांक चाहिए, हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल। ये अगर ये निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे कर देंगे हीरा में प्रकाश की चाल,
तो निकल जाएगा हीरा का अपवर्तनांक, और हीरा का अपवर्तनांक कहीं ना कहीं दिया है 2.42। कितना दिया है? 2.42। तो हम क्या अभिप्राय निकाल सकते हैं? क्या बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए क्लियर, इसी में क्लियर हो गया। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। समझ में आया बात? फिर से एक बार, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है? 2.42 है। बस हो गया। अगर पानी वाला पूछे तो भी उसी तरह कर देना है। क्लियर ना? चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ खास वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।